नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विथ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं मैथ पेडागोजी का कुछ चैप्टर को हम लोग देख लिए थे, जैसे कि परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम, पाठ्य योजना और शिक्षण विधि के बारे में। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे परिभाषा के बारे में, तो थोड़ा छोटा सा रिवाइजिंग भी करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, परिभाषा में हम लोग क्या देखे थे? परिभाषा में देखे थे गणित विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम गणना करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन बताए थे, दशमलव प्रणाली की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। और शून्य का खोज भी किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। कहाँ का रहने वाला है? तो यह भारत का और भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, गणित का अर्थ क्या होता है? गणित का अर्थ ही होता है गणना करना। इसका उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास, चिंतन विकास और संकल्पनाओं का विकास करने के में सहायक है। ठीक है, दूसरा अमूर्त चिंतन का विकास करना। गणित का उद्देश्य क्या होता है? बच्चा अमूर्त चिंतन कर सके। ठीक है, गणित के शिक्षण का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है गणितीकरण, यानी कि बच्चों को गणित के प्रति रुचि जगाना। अगर बच्चों को गणित के प्रति रुचि जगेगा तो बच्चा क्या करेगा? गणित से लगाव बढ़ाने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? गणित पढ़ाने का उद्देश्य दो प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य उद्देश्य, एक होता है प्राप्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो एक शिक्षक के लिए होता है, प्राप्य उद्देश्य एक विद्यार्थी के लिए होता है। ठीक है, तो शिक्षक के लिए क्या होता है और विद्यार्थी के लिए क्या होता है? शिक्षक कक्षा कक्ष में पूर्ण नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन विद्यार्थी कक्षा कक्ष में अध्यापक या अध्यापन की उपस्थिति में पूर्ण कर सकता है, क्योंकि यह छोटी सी प्रक्रिया होती है। देखिए, सामान्य उद्देश्य क्या होता है? असीमित होता है, जबकि प्राप्य उद्देश्य सीमित होता है। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी को कुछ समय के लिए, जैसे आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? सीमित है। सीमित है, अस्पष्ट और निश्चित भी है, जबकि एक समान उद्देश्य अस्पष्ट और निश्चित होता है, यानी टीचर क्या करेगा, किस प्रकार से करेगा, इसका अनिश्चित होता है। ये इसे प्राप्त करना कठिन और असंभव है, जबकि प्राप्त उद्देश्य को प्राप्त करना आसान और संभव भी है। उसके बाद समान उद्देश्य में क्या है? इसे शिक्षा प्राप्ति के बाद भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्राप्त उद्देश्य में शिक्षा प्राप्ति के बाद इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे शिक्षण का त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में क्या पढ़े थे? पहला था यहाँ टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम। ठीक है, लेकिन कि ब्लूम के अनुसार क्या पढ़े थे? ब्लूम के अनुसार पढ़े थे, एक जरूरी है टीचर, दूसरा है लर्निंग, तीसरा है प्रोसेस। ठीक है, बच्चों को सबसे टीचर चाहिए, टीचर के बाद उसको पढ़ाना क्या है ये चाहिए, और किस प्रकार से पढ़ाना है ये चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 6 प्रकार में विभाजित भी किया था। 6 प्रकार को किस प्रकार से विभाजित किए थे हम लोग देखे थे? पहला था ज्ञान, टीचर को एक ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद समग्रता, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ठीक है, बाकी अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल्स में बताया हुआ है। ठीक है, और इसमें हम लोग छोटा सा रिवाइजिंग कर रहे हैं। उसके बाद गणित का पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग पढ़े थे। गणित का पाठ्यक्रम कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में, एक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। प्राथमिक में क्या होता है? बालक के स्वयं के अनुभव के आधार पर सिखाया जाता है, बालक के स्वयं के अनुभव के आधार पर। वहीं तो माध्यमिक स्तर पर क्या होता है? बच्चों को योग्यता और अभिक्षमता के आधार पर सिखाया जाता है, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चों को गणित का पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया जाता है या वैकल्पिक आधार पर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग गणित की शाखाओं के बारे में पढ़े थे। गणित की शाखाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 3-4 भागों में बांटा गया है। पहला अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, उसके बाद है त्रिकोणमिति, जिसमें इस तीनों को क्या कहते हैं? तीनों को मिला के कहते हैं हम लोग उच्च गणित। ठीक है, गणित के अध्यापक का गुण में भी हम लोग पढ़ चुके थे। गणित के अध्यापक का गुण में हम लोग क्या पढ़े थे? कि अध्यापक का स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए? सही रहना चाहिए। ठीक है, अध्यापक का स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए? सही रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? अध्यापक में निष्पक्षता होनी चाहिए, संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, शिक्षक का वेशभूषा सामान्य और रुचिपूर्ण होना चाहिए। इसका डिटेल्स में डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए जाकर, ताकि ये आपको समझ में आ सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे 2005 का पाठ्यक्रम। 2005 का पाठ्यक्रम में क्या देखे थे? इसको रटंत प्रणाली से मुक्त करना है, गतिविधि केंद्रित होना चाहिए, मतलब बच्चा को किसी भी प्रकार का रियल एनालिसिस करके ही उसको सिखाना। उसके बाद क्या है? पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों को महत्व दे, विषय को नहीं, यानी कि विषय के अनुसार बच्चों को नहीं पढ़ाना है। बच्चों को किस प्रकार का रुचि है, बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, उस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है। पाठ्यक्रम के जीवन में वास्तविकता से संबंध होना चाहिए, मतलब बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ाना है उसके वास्तविक जीवन से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ताकि मात्र संकीर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के बजाय बच्चा क्या कर सके? ऊंचा से ऊंचा उद्देश्य को भी प्राप्त कर सके। इसके लिए क्या कहता है? सुसंगत और लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम। ठीक है,
और उसके बाद क्या कहता है, यह संयुक्त रूप से हाई स्कूल में विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यह इस स्तर पर मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बच्चों को पहले प्रत्यक्ष प्रमाण देकर जो चीज़ उसके सामने में है उस चीज़ को समझाने से क्या होता है, बच्चा के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनता है। फिर उसके बाद अमूर्त कल्पनाओं के बारे में उसको समझा सकते हैं। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के कौशल को, अंक गणित, बीजगणित से संबंधित जिसको वो बढ़ावा मिल सके। उसके बाद और अंतिम क्या बताए थे, पाठ्यक्रम में प्रतिदिन की भाषा, गणितीय, परिस्थिति तथा गणित की समस्याओं को हल करने के लिए भाषा एवं प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक भाषा का। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, गणित के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें हम लोग उद्देश्य में देखे थे गणित का शिक्षण बच्चों के जीवन में उपयोगी और व्यवहारिक है। ठीक है, गणित का सिद्धांत समझना, तर्क चिंतन, औद्योगिक निर्णय है। उसके बाद क्या है, उच्च अध्ययन हेतु गणित में विषय को प्रारंभिक ज्ञान से होना चाहिए। यानी कि अगर आप हाई लेवल का गणित सीखना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले उसको छोटी छोटी चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों को आनी चाहिए, सॉरी। उसके बाद है मानसिक विकास शक्तियों के साथ मनोरंजन होना चाहिए, यानी कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। और उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय भावना का विकास भी बच्चों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग गणित में कुछ बाधक तत्व को भी देखे थे, जिसमें बाधक तत्व में क्या देखे थे, घरेलू कारण जैसे कि झगड़ा वगड़ा होते रहता है। उसके बाद है वातावरणीय, शिक्षक का व्यवहार, व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण और गणित संबंधी संकल्पना का नहीं बनना। ये लोग हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद है शिक्षण पाठ योजना एवं शिक्षण विधियाँ। तो पाठ योजना में क्या है, पाठ योजना मुख्य तरह से क्या होता है, जिस प्रकार एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाने से पहले उस समय से संबंधित रूपरेखा तैयार करता है। यानी कि कक्ष में बच्चा को क्या पढ़ाना है उससे पहले अगर यदि कोई शिक्षक उसके प्रति रूपरेखा तैयार करता है तो यही हमारा क्या कहलाता है, पाठ योजना कहलाता है। ठीक है, पाठ योजना के बाद क्या है, पाठ योजना के चरण। तो ये 5 चरण में होता है। पहला, पाठ योजना को तैयार करना होता है। उसके बाद उसको प्रस्तुतिकरण, यानी कि आप बच्चों के सामने उसको किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। चॉक बोर्ड का कार्य, चॉक बोर्ड पर उसको लिख के समझाना है बच्चों को। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो उसको पूछ के फिर उसको पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करना है उसको। ठीक है, उसके बाद बच्चों को गृह कार्य देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है जब छोटे समूह में दिया जाता है शिक्षा। ठीक है, इसमें बच्चों की संख्या 10 से कितना होती है, 15 होती है। इस समय में इसमें समय कम कर दिया जाता है। ये केवल 36 मिनट का एक पीरियड होता है। कितना मिनट का, 36 मिनट का। कितना मिनट का होता है, 36 मिनट का। ठीक है, इसका मुख्य विशेषता क्या है, कठिनाई को पहचानना। ठीक है, कम बच्चा रहेगा 10 से 15, 36 मिनट का क्लास रहेगा तो बच्चा को क्या किस प्रकार का कठिनाई है उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें किस प्रकार का प्रोसेस रहता है 36 मिनट में, तो 6 मिनट पाठ योजना बनाया जाता है, 6 मिनट शिक्षण कार्य किया जाता है, 6 मिनट में उसको पुनरावृत्ति यानी कि फीडबैक लिया जाता है, फिर पुनः 6 मिनट के लिए पाठ योजना बनाया जाता है, फिर 6 मिनट शिक्षण कार्य किया जाता है और 6 मिनट लास्ट में पुनरावृत्ति, फिर से फीडबैक लिया जाता है। टोटल मिला के कितना मिनट का क्लास चलता है, 36 मिनट का क्लास चलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब एक वैज्ञानिक है एलन और रेमन। इसके अनुसार क्या होता है, 45 मिनट का कक्षा चलता है जो वर्तमान में भी चल रहा है। 5 मिनट पाठ योजना बनाया जाता है, 5 मिनट शिक्षण कार्य किया जाता है, 10 मिनट पुनरावृत्ति मतलब बच्चों से फीडबैक लिया जाता है, फिर 15 मिनट पाठ योजना बनाया जाता है, फिर 5 मिनट शिक्षण कार्य किया जाता है, फिर 5 मिनट फीडबैक लिया जाता है। टोटल मिला के 45 मिनट का कक्षा चलता है। किसके अनुसार, तो एलन और रेमन के अनुसार। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है परंपरागत विधि, दूसरा होता है आधुनिक विधि। परंपरागत विधि वो होता है जो पुराने ज़माने से चलता है, जैसे व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्यान सहित पाठ्य प्रदर्शन विधि, डॉग्मेटिव विधि। और आधुनिक विधि में क्या सब चलता है, जैसे कहानी विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, योजना विधि और समकेंद्रीय विधि। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे अब। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है व्याख्यान विधि, यानी कि किसी भी टॉपिक को लेक्चर के माध्यम से बच्चों को समझाना। ये पहले चलता था। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर बच्चा ज्ञान करते थे और गुरु उसको एक व्याख्या करके किसी चीज़ को समझाते थे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक विधि क्या होता है, पाठ्य पुस्तक के अनुसार बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता है वो पाठ्य पुस्तक विधि होता है। तीसरा क्या बात कर रहा है, व्याख्यान सहित पाठ्य प्रदर्शन, यानी कि पाठ्य प्रदर्शन के साथ साथ बच्चा को व्याख्या भी करके समझाना है। ठीक है, चौथा है डॉग्मेटिव विधि। डॉग्मेटिव विधि को अभी जस्ट इसके बाद समझेंगे हम लोग क्या होता है। उसके बाद है इसमें आधुनिक विधि में कहानी विधि। कहानी विधि क्या होता है, जब छोटे छोटे बच्चों को कहानी के माध्यम से समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो कहानी विधि होता है। आगमन विधि क्या होता है इसके बाद ही हम लोग समझेंगे इसका डिटेल्स में। निगमन विधि भी समझेंगे। विश्लेषण विधि क्या होता है,
इसको भी हम लोग समझेंगे। संश्लेषण क्या होता है इसको भी समझेंगे। समस्या समाधान विधि क्या होता है, जब किसी बच्चों को किसी प्रकार का समस्या दिया जाता है और उसका समाधान कर ढूंढने के लिए कहा जाता है, तो ये समस्या समाधान विधि होता है। प्रयोगशाला विधि क्या होता है, जब प्रयोग के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। अन्वेषण विधि क्या होता है, जब बच्चा खुद ढूंढ कर प्रश्नों को बनाता है। और उस योजना विधि क्या होता है, जब योजना के माध्यम से सिखाया जाता है। समकेंद्रीय विधि, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डॉगमेटिक विधि पे। डॉगमेटिक विधि क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, जहाँ बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत योजना के पर ध्यान नहीं देता है। इस विधि में गणित को याद कराया जाता है। क्या कराया जाता है, गणित को याद कराया जाता है, जिससे बालक का इस विधि के प्रति क्या होता है, रुचि समाप्त होने लगता है, ठीक है, रुचि उत्पन्न नहीं होता इससे, इसलिए इसको आधुनिक युग में समाप्त कर दिया गया था। डॉगमेटिक विधि वर्तमान में नहीं है, इसको क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। क्यों, क्योंकि यह बच्चों के रटने पर बल देता है, ठीक है। और दूसरा है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है, बच्चों को पहले उदाहरण देकर फिर उसके बाद नियम को बताना रहता है, तो यह आगमन विधि कहलाता है। आगमन विधि के कुछ शिक्षण सूत्र हैं जो निम्न प्रकार से। उदाहरण से नियम की ओर, बच्चा को पहले उदाहरण देना है फिर उसके बाद नियम को समझाना है, ठीक है। विशिष्ट विधि क्या होता है, बच्चों को पहले उदाहरण किसी विशेष चीज़ के बारे में बता देने के बाद उसको जनरल चीज़ बताना, स्पेसिफिक टू जनरल बताना, यह होता है विशिष्ट सामान्य विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बच्चा जिस चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है, जिस चीज़ के बारे में वह जानता है वह ज्ञात होता है, ठीक है। और जिस चीज़ का कल्पना करना रहता है वो अज्ञात होता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी कि बच्चा सरल से कठिन की ओर सीखता है। और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, बच्चा जैसे कि त्रिभुज के बारे में पढ़ेगा तो त्रिभुज उसको बोर्ड पे जियो बोर्ड के माध्यम से बना के सिखाना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रमाण की ओर लेके जाना है, सिद्ध करना है AC² बराबर AB² प्लस BC² पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। उसके बाद निगमन विधि क्या होता है, इसमें पहले जस्ट ये आगमन विधि का उल्टा होता है। ये क्या होता है, विशिष्ट उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। उसके बाद है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या होता है, जब किसी, यह तर्क प्रधान विधि है। कैसा विधि है, तर्क प्रधान विधि है। इसी विधि के आधार पर वैज्ञानिक आविष्कार संभव होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा वैज्ञानिक आविष्कार किस विधि से संभव होता है, तो विश्लेषण विधि से होता है, ठीक है। इस विधि द्वारा किसी भी समस्या का समाधान छोटे छोटे खंडों में तोड़कर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि क्या होता है, यह विश्लेषण विधि का विपरीत होता है। यह विधि द्वारा छोटे छोटे खंडों में जोड़ कर किया जाता है, ठीक है। जैसे 2 × 3 6 होता है, तो इसको अलग अलग खंडों में 2 + 2 + 2 को 3 बार लिख के हम लोग जोड़ के बनाएंगे, ठीक है। ये संश्लेषण विधि का उदाहरण होता है। और इस प्रकार का प्रोसेस क्या कहलाता है, सहचरी नियम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है गणित को प्रभावी बनाने के उपाय। गणित को प्रभावी बनाने क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसमें बच्चों की संख्या को सीमित करना है, 30 से 35 रखना है। क्रमबद्धता यानी कि कंटिन्यू पढ़ाना है गणित को, ठीक है, बीच बीच में गैप नहीं करना है। उसके बाद है गणित को विस्तार पूर्वक पूरा डीपली पढ़ाना है, ताकि बच्चा को गणित के प्रति कॉन्सेप्ट बने और समझ में आए। उसके बाद है गणित के शिक्षण के सहायक सामग्री को उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि गणित में जिस चीज़ को पढ़ाना है उसके लिए उसके प्रति सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे अगर उसको जोड़ घटा सिखाना है तो अबेकस होना चाहिए, अगर जियोमेट्री सिखाना है तो उसके लिए जियो बोर्ड होना चाहिए, और दशमलव का जोड़ घटा सिखाना है तो ग्राफ पेपर होना चाहिए। ये सब सहायक सामग्री बहुत ही ज़्यादा अत्यंत जरूरी है बच्चों के समझ के लिए, ठीक है। उसके बाद गणित का विषय प्रत्येक बच्चों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। अगर गणित को प्रभावी बनाना है तो सभी बच्चों के लिए गणित को क्या करना है, अनिवार्य करना है, ठीक है। बच्चों के प्रत्येक पद पर सोचने का शक्ति भी प्रदान करना है, ताकि बच्चा गणित के प्रति भी अपना अमूर्त चिंतन शक्ति का विकास कर सके, ठीक है। उसके बाद है कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए, कमजोर और पिछड़े बालकों के लिए क्या है, गणित तार्किक क्रम होना चाहिए, यानी कि गणित के प्रति बच्चों को अनुमान होना चाहिए। श्रव्य और दृश्य सामग्री, यानी कोई बच्चा अगर ठीक से देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो उसको दृश्य और श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग करके उसको सिखाना है, ठीक है। प्रश्न व्यवहारिक होने चाहिए, यानी कि बच्चा के वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न होना चाहिए। अगर कक्ष के दरम्यान अगर किसी प्रश्न का पूछते हैं तो उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। बच्चों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रायोगिक गणित का महत्व दिया जाना चाहिए, यानी कि बच्चा जिस चीज़ का उपयोग जीवन में कर रहा है वास्तविक रूप से उस चीज़ को महत्व देना है, ठीक है। उसके बाद है प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर शिक्षण कार्य करनी चाहिए। गणितीय खेलों को शामिल करना चाहिए, यानी कि गणित के खेल के माध्यम से भी बच्चा को क्या करना है, सिखाना है। जिस प्रकार से अगर एक बेंच पर 4 विद्यार्थी दूसरे पर 2 है तो इससे हम जोड़ सिखा सकते हैं। अगर 1 से 4 से 2 से 1 आ जाएगा तो 1 बचेगा, तो इससे हम लोग क्या सिखा सकते हैं, घटा सिखा सकते हैं। इस प्रकार का भी बच्चों को हम सिखा सकते हैं। उसके बाद है टीचर लर्निंग मटेरियल TLM। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
इसके पार्ट थर्ड के लिए अगर आप लोग को पार्ट थर्ड देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी ही इसका पार्ट थर्ड भी हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को फिर से देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।